गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इसी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जो हीट हम सिस्टम को देते हैं वो या तो वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आती है या उससे कुछ वर्क किया जाता है। साथ ही साथ हमने साइन कन्वेक्शन भी देखे थे। हमने एक या दो एप्लीकेशन भी जाने थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, लाइक एजोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और आज हम टोटली फोकस रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी पार्टिकल मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बॉडी के अंदर होती है। ऐसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये सारी बातें हमें पता चली हैं। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट हमारे पास रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करके आते हैं। बाय टेकिंग प्रेशर कांस्टेंट वी आर गोइंग टू चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ इन दिस कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या dt चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर ही रिलाई करती है, इसीलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल टी इक्वल टू 0, so del u become also equal to 0. So from first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की मदद से हमारे पास दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हमारे पास ये वर्क डन निकल के आता है। और इस वर्क डन की मदद से हमारी डी यू जब 0 बनता है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। इस प्रोसेस के अंदर हमारा जितना भी वर्क है, टोटल वर्क डन बाय अस इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। So we can say work done by the system, heat given to a system, heat given to the system get converted into work done। जितनी भी हीट हमारी सिस्टम को दी जाती है वो सारी सारी हीट जो है हमारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। बिना हमारे इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज किए या बिना हमारे इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए सारी की सारी एनर्जी हमारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारा वर्क डन एक्सपेंशन में हो रहा है, इफ वी आर एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग ऑन द बेसिस वी कैन असाइन आवर साइन। लेकिन इस कंडीशन में हीट जाती है या हीट आती है वो सारी की सारी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती है। उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है एज टेम्परेचर डजंट चेंजेस। मेल्टिंग जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ही एग्जांपल है क्योंकि उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। देयर इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी टेकन इन अकाउंट इज adiabatic process।
Second process we are going to have is the adiabatic process. Adiabatic process. Next type of process we are going to have adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सिस्टम के अंदर चेंज लेके आते हैं और सिस्टम में इस प्रकार से चेंज लेकर के आते हैं कि उसकी जो हीट होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता. देयर इज नो चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द हीट ऑफ द बॉडी. बॉडी की हीट में कोई चेंज नहीं आता है. तो इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हमारी जो हीट होती है वो कांस्टेंट होती है और चेंज इन हीट dq इज बिकम इक्वल टू 0. चेंज इन हीट dq जो है 0 के बराबर हमारा होता है इस कंडीशन के अंदर. सो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से dq इक्वल्स टू du प्लस dw. dq इक्वल टू du प्लस dw हमारे पास वैल्यू है. dq हमारे पास 0 के बराबर है. इट बिकम इक्वल्स टू 0 दैट इज du प्लस dw. du प्लस dw हमारे पास निकल के आती है. नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं du को अगर हम यहाँ लें तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होता है. जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है. और अगर हम इसे इस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज डाउन होता है. और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारी वर्क डन कंप्रेशन में हो रहा है, वर्क डन कंप्रेशन के दौरान हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और वहीं अगर हम इसे dw इक्वल्स टू नेगेटिव du, यही तो था ही, हाँ du मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था इसलिए साइन नेगेटिव है, डिक्रीज इन टेम्परेचर है. और dw हमारे पास वर्क डन है. वर्क डन एक्सपेंड हुआ, इस कंडीशन में एक्सपेंशन हो रहा है, इस कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. वहीं इसमें कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हमारा कंप्रेशन में वर्क जा रहा है. तो इस प्रकार से हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस को हम एक्सपेंड करते हैं. रेफ्रिजरेटर में हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, असल में गैसो सब्सटेंस होता है. वर्किंग सब्सटेंस जो होता है सडन एक्सपेंशन करता है. सडन एक्सपेंस करने से वो चार तरफ की हीट को ऑब्जॉर्व करता है जिससे कि उसकी हीट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है. व्हाट टेम्परेचर गेट कूल्स डाउन. और एक वर्किंग सब्सटेंस लगा होता है जो कि उस हीट को ऑब्जॉर्व करता है उस वहां से, जिसके कारण टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, वो सिस्टम को बाहर थ्रो आउट कर देता है. और जो हमारा सामान होता है फ्रिज के अंदर वो ठंडा हो जाता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. ये हमारी एक एडियाबेटिक प्रोसेस की कैटेगरी में आता है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज गोइंग टू बी साइक्लिक प्रोसेस. अब हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में. साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस हम जैसे जानते हैं एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आने के बाद में, स्टेट में चेंज आने के बाद में, सिस्टम सराउंडिंग में चेंज आने के बाद में जो बॉडी होती है आफ्टर दीज नंबर ऑफ चेंज रिटर्न बैक टू द इनिशियल स्टेज. हमारी बॉडी जो होती है इनिशियल स्टेज में आ जाती है जो कि रिएक्शन होने से पहले थी. तो इस तरह की प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जैसा इनिशियल टेम्परेचर था वही टेम्परेचर फाइनल हो जाता है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है. जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है तो हमारे पास जो हीट होती है, या सॉरी इंटरनल एनर्जी होती है, वो भी पहले जैसी हो जाती है. और जब इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आया तो डी यू जो है हमारा वो जीरो हो जाता है. डी यू बिकम इक्वल टू जीरो. डी यू बिकम इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट law of thermodynamics, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है dq इक्वल टू du प्लस dw. dq इक्वल du प्लस dw. इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो हो गई
व्हेन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल्स टू 0, dq इक्वल्स टू dw। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है dq इक्वल्स टू dw। तो dq इक्वल dw हम क्या देख रहे हैं कि जितनी हीट हम दे रहे हैं मोस्ट ऑफ द हीट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वर्क डन। जितनी भी हीट हमारे सिस्टम को दी जा रही है वो सारी सारी हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस जो होती है हम आगे पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट होना होती है। इट इज ए रिवर्सिबिलिटी, हम ऐसे कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी जो होती है साइक्लिक प्रोसेस की वो यही दिखाती है कि जितना हीट हम दे रहे हैं सारी चीज वर्क डन में कन्वर्ट होती है इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जो आगे पढ़ेंगे वो इस बात को रिटेन करता है कि सारी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, लेकिन हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि मोस्ट जो साइक्लिक प्रोसेस होती है वो ज्यादा अच्छा वर्क देती है एज कंपेयर टू नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मींस रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेसेस जिसके अंदर रिवर्सिबिलिटी होती है वो ज्यादा वर्क हमें करके देती हैं एज कंपेयर टू द बॉडी दैट डू नॉट पोजेस रिवर्सिबिलिटी, जिनके पास रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर भी रिवर्सिबल प्रोसेस, पॉइंट आ गया है तो लिख देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस आर द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच a body after number of change in system and surrounding come back to its initial stage आफ्टर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी आफ्टर टेकिंग नंबर ऑफ चेंजेस इन सिस्टम में सराउंडिंग, सिस्टम में और सराउंडिंग में बहुत सारे चेंज आने के बाद में जो हमारी बॉडी है वो अपनी उसी इनिशियल स्टेज में आ जाए जिसमें वो पहले थी, जो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इनिशियल स्टेज में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं या रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो इसे भी लिख देते हैं a process in which a system a process in which a body after a number of change in system and surrounding in system and surrounding come back or able to retain its initial stage। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक बॉडी नंबर ऑफ चेंज सिस्टम और सराउंडिंग में लेने के बाद भी अपनी इनिशियल स्टेज को रिटेन कर पाती है, इनिशियल स्टेज को ऑब्टेन कर पाती है, ऐसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। नाउ नोट इट डाउन। कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, वो क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं बॉडी रिवर्सिबल प्रोसेस को पोजेस करेगी। कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या कंडीशन होती हैं? फर्स्ट कंडीशन,
रेट ऑफ प्रोसेस, रेट ऑफ प्रोसेस शुड बी स्लो, शुड बी स्लो। जो रेट होता है, जिस स्पीड से हमारी प्रोसेस हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ कंडीशन, इफ द प्रोसेस इज क्वाइट फास्ट, इन दिस कंडीशन रिवर्सिबिलिटी इज difficult to attain. Most of the process is such as quasi-static process. Quasi-static mean to nearly at rest. हाँ, ऐसी प्रोसेस के अंदर हमें रिवर्सिबिलिटी देखने को ज्यादा मिलती है। एंड सेकंड कंडीशन, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी और सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इक्वल टू जीरो, या नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स। बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑल बॉडी आर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। हमारे पास जितनी बॉडी हैं उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम सब बॉडी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। साथ ही साथ थर्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, नो चेंज इन द internal structure, internal structure of system, सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ, 1 2, हाँ, तो थर्ड, no dissipative force is going to present like friction या एक्सटर्नल फोर्स या फिर विस्कोसिटी, ऐसी कोई फोर्स नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्ड इज नो डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, हमारा फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी, etc is going to be present, is going to be present। इनमें से किसी भी प्रकार की फोर्स जो है प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी प्रकार की फोर्स हमारे पास देखने को मिलती है या ऐसी कोई फोर्स होती है तो भी हमारी बॉडी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये फोर्स जो होती हैं, जो एनर्जी लेती हैं या जो सिस्टम से कुछ ऑप्टिंग कर लेती हैं, उसे दोबारा रिकवर कर पाना नामुमकिन के बराबर होता है। द चेंज इज गोइंग टू टेकन बाय फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी
इज गोइंग टू बी हार्ड और इम्पॉसिबल टू टेकन बैक। तो ये अगर कंडीशन हमारे पास है, ये सारी कंडीशन हमारे पास होंगी तो कोई बॉडी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकती है। बट इन रियलिटी नो प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। नो प्रोसेस इज हैविंग टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। इसके अलावा दूसरी होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास सेकंड टाइप की जो प्रोसेस होती है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इररिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल वो प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है, वही प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है। प्रोसेस दैट do not satisfied the condition of reversible process is called irreversible processes। हाँ, वो प्रोसेस जो कि सेटिस्फाइड नहीं करता, प्रोसेस दैट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन और रिवर्सिबल प्रोसेस आर कॉल्ड इररिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअली ऑल द प्रोसेस जो भी हम देखते हैं वो हमारी इररिवर्सिबल प्रोसेस ही होती हैं। ऑल प्रोसेस इन नेचर आर इररिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी प्रोसेस देखते हैं वो सारी की सारी इररिवर्सिबल प्रोसेस ही होती हैं हमारे नेचर में। और इररिवर्सिबल प्रोसेस होने का रीजन क्या होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट द प्रोसेस आर गोइंग टू बी इररिवर्सिबल। जो हमारी प्रोसेस हो रही हैं वो इररिवर्सिबल हैं, इसका रीजन क्या होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो सिंपल सा रीजन इसके पास हमारे पास होता है रीजन फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या क्या रीजन होते हैं? पहला, जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो फास्ट रेट पे होती है। प्रोसेस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस एट अ फास्ट रेट। सो फर्स्ट रीजन इज प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट फास्ट रेट। जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसका रेट जो होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, और फास्ट प्रोसेस के अंदर हमें रिवर्सिबल कर पाना, किसी बॉडी को रिवर्स कर पाना बहुत ही हार्ड होता है। अगर प्रोसेस स्लो होती है तो उसे रिवर्सिबल कर किया सकता है, लेकिन अगर बॉडी का रेट फास्ट है तो ऐसी कंडीशन में रिवर्स कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। सेकंड रीजन बिहाइंड इट, सिस्टम शुड नॉट बी इन थर्मल इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम is not in equilibrium। जो हमारा सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। लाइक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो ना हो, उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती ही है। थर्मल इक्विलिब्रियम जो बॉडी होती है
वो टेम्परेचर उसका फिक्स नहीं होता, जब टेम्परेचर फिक्स नहीं होता इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। साथ इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है बॉडी के, जिसके कारण उसको रिवर्सिबल होना पड़ता है। और इन सब के अलावा डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, ये सब प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी अपना योगदान देती हैं। सो डिसिपेटिव force like friction, डिसिपेटिव फोर्स जो होती है लाइक फ्रिक्शन हुआ, विस्कोसिटी हुआ, विस्कोसिटी एंड इनइलास्टिसिटी, etc. These are the force are going to present, और ये प्रोसेस जो प्रेजेंट होती हैं, ये जो फोर्स प्रेजेंट होती हैं, ये कुछ ना कुछ अमाउंट में अपने अंदर से एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं, जो कि हमारे प्रोसेस को इरिवर्सिबल बना देती हैं। तो इस वजह से हमारी जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल देखने को मिलती हैं। नाउ सम एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ ऐसे एग्जांपल जो कि हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट किए जा सकते हैं। पहला एग्जांपल है स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस होती है उसका जो कंप्रेशन होता है स्लोली, वो हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मान सकते हैं। आइडियल गैस का जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकता है। इसी तरीके से स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ spring is also going to be account in reversible process. And third is electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है उसे भी हम एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस रिगार्ड कर सकते हैं। इज ऑल्सो टेकन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तीन प्रोसेस जो हैं हम एज अ रिवर्सिबल अकाउंट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक देम एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस को भी हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन में रिगार्ड कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल पॉसिबल के। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस को भी हम एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस अकाउंट कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं उनके एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? देयर आर मेनी ऑफ द एग्जांपल लाइक rusting of iron due to action of air and water। एयर और वाटर की वजह से जो रस्टिंग होती है वो हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। जब हमारा लोहा जंग खा जाता है तो एयर और वाटर की वजह से होता है,
उस लोहे को अगर जंग खा गया तो उसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ वायर, प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन अ वायर, जो वायर होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होना कब, व्हेन करंट पास थ्रू इट, व्हेन करंट पास थ्रू इट। थर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पेपर का जलना इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है। फोर्थ, फॉर्मेशन मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड अल्कोहल ETC। ये सारी जो प्रोसेस हैं, ये सारी प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल हैं। और इवन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जितनी भी हम नेचर में देखते हैं वो सारी इरिवर्सिबल पॉसिबल होती हैं। ऑल द प्रोसेस आर गोइंग टू बी इरिवर्सिबल बाय नेचर, सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं नेचर में। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आई, तो हमारी साइक्लिक प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल होती है, और वहीं मोस्ट ऑफ द प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल होती है। लेकिन हम साइक्लिक प्रोसेस को भी 100% रिवर्सिबल नहीं कह सकते, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट लूज होती है, दैट इज गिवन बाय सेकंड लॉ। इसके बाद हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस के अंदर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा। उसके बाद हम फोर्थ टर्म चलते हैं। फोर्थ टर्म इज द मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग में क्या होता है अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। तो फोर्थ प्रोसेस पे हम चलेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर हम यहां देखते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं m मास ऑफ सॉलिड है हमारे पास, we have the m mass of solid and L is the latent heat, तो मतलब कि एक ग्राम के लिए इतना, m के लिए कितना, तो हमारे पास जो हीट सिस्टम के लिए दी जाएगी dq जो होगी वो m L के बराबर हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर ml is going to be heat। Now next term to understand from first law of thermodynamics, जो हमारी मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, दैट इज there is no increase in volume during the process of melting, no change in volume, that is dV is equal to 0। वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर। During the process of melting, there is no change going to occur within the volume of the body. So, from first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार हमारे पास जो वैल्यू आती है dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। हम जानते हैं वर्क डन को जो है, वर्क डन को हम dw इक्वल्स टू p डॉट dv की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर एबल टू रिप्रेजेंट वर्क डन इक्वल टू p dv। सो
डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डॉट डी वी ये बनता है। एंड यहां डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी बी टू माइनस पी वन ये बना। अब हम जैसा बोला डी बी हमारा जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ बी टू माइनस बी वन इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा सिस्टम हमारा जीरो के बराबर हो जाता है इन द केस ऑफ मेल्टिंग के प्रोसेस में हमारी वर्क डन जीरो के बराबर हो जाता है। जब ये जीरो है तो वर्क डन भी हमारा डी डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। जब हमारा वर्क डन है वो जीरो के बराबर हमें ऑब्टेन होगा। आवर वर्क डन बिकम इक्वल टू जीरो। सो डी क्यू इक्वल टू डी यू। तो ऐसी कंडीशन में मेल्टिंग के प्रोसेस में जितनी भी हीट चाहिए आती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी में तो बढ़ती नहीं है लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको बढ़ाने में सारी हीट चली जाती है। एज वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो मेल्टिंग प्रोसेस में हम कह सकते हैं टोटल हीट given to system utilized in increasing in its internal energy इस प्रोसेस के अंदर हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन गोइंग टू वॉल्यूम। फिफ्थ प्रोसेस जो हमें समझनी है वो है हमारी बॉइलिंग प्रोसेस। अब हम बॉइलिंग प्रोसेस को समझेंगे। फिफ्थ प्रोसेस हमारे पास आएगी बॉइलिंग प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस इज द बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग की प्रोसेस हमारे पास किस प्रकार से होती है। बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो मास होगा सेम मास लेंगे। हमारे पास m मास ऑफ द सॉलिड, जो m है वो हमारा सॉलिड का मास है। एंड l जो है वो हमारे पास लेटेंट हीट है। इट इज द लेटेंट हीट गोइंग टू है, इट इज द लेटेंट हीट। नेक्स्ट लेटेंट हीट के बाद हमारे पास जो आता है m is a mass of solid, L is a latent heat, and from first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर हमारे पास एनर्जी बनती है। डी डब्ल्यू जो है यहां हम कह सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी ये बना। अगर हम बात करें केवल हमारे पास जो हीट दी गई वो ये बनी। वर्क डन हमारे पास जो रहा डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी बी टू माइनस बी वन, पी बी टू माइनस बी वन के बराबर हमें बना। तो ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला बनता है क्योंकि इसमें हमारे पास वर्क डन रहता है। एक्चुअली में वर्क डन चेंज नहीं होता, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम होता है, वेपोराइजेशन एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम चेंज होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, सो वी है डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी बी टू माइनस बी वन। ये हमारा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू करके आती है। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी वी आर गोइंग टू बी हैव।
ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बन करके रहती है। साथ ही साथ अगर हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट के बराबर होती है, डी क्यू जो है हमारा एम एल की बराबर होती है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू एम एल। तो डी क्यू की हम एम एल पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है डी यू इक्वल्स टू एम एल माइनस पी बी टू माइनस बी वन। इट्स द इंटरनल एनर्जी वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकल के आता है। इट इज अ एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑन अस। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो नोट इट डाउन। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड टुडे। आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं फॉर एंडिंग इट। आज हमने जानी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने अलग प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझाने की कोशिश की और साथ साथ में उसकी एप्लीकेशन को जानने की कोशिश की। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने जाना आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके हम वैल्यूज में चेंज लेकर के आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हमारे पास था। तो जितनी भी हीट थी वो सारी हीट हमारी वर्क डन में जा रही थी। ओके, इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो के बराबर थी क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड करती है। तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। इससे एक बात बदलती है कि वर्क डन इसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाता है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी, मतलब टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अतः हीट गिवन टू सिस्टम गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो हीट है वो हमारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है सडन एक्सपेंशन सडन कंप्रेशन में होती है। इसमें हीट में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने जाना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमारे पास जो हीट होती है वो जीरो होती है। सो डी अगर पंक्चर को हम ले लेते हैं डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये हमारे पास बनता है। कंप्रेशन के दौरान हीट पॉजिटिव होती है। जब हमारे बॉडी को कंप्रेस करते हैं हीट इंक्रीज होती है। वही एक्सपेंड करते हैं तो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव हो जाता है या टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हीट सॉरी टेम्परेचर होता है। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर साइक्लिक प्रोसेस ऐसी होती है जो कि कंटिन्यूस रिवर्सिबल होती है। एक टाइम पीरियड के बाद में अपने को उसी स्टेट में लेकर के आ जाती है। ऐसी कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज बिकम इक्वल टू जीरो, डी यू बिकम इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है। तो जीरो हमने यहाँ पुट कर दिया। डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हमारे पास बनता है। तो जितनी भी हमने हीट दी वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस में भी इसमें भी कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अकॉर्डिंग दो प्रकार की होती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि आफ्टर अ नंबर ऑफ चेंज दैट प्रोसेस कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेज। एक ऐसी प्रोसेस जो कई सारी प्रोसेस करने के बाद में अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाती है, ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सच प्रोसेस इज सेड टू बी एन रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसे हमने बोला अ प्रोसेस इन विच अ बॉडी आफ्टर अ नंबर ऑफ चेंज, बॉडी जैसे हम सिस्टम ही कहेंगे, आफ्टर नंबर ऑफ चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग come back or able to retain its initial stage, come back to its initial stage or able to retain its initial stage। एक रिवर्सिबल प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी बहुत सारे चेंजेस लेने के बाद में अपनी इनिशियल स्टेज में आने में कैपेबल हो जाती है, ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज सेड टू बी एन रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फिर हमने ये जाना। फर्स्ट conditions for reversible process। फर्स्ट प्रोसेस,
फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि रेट ऑफ प्रोसेस, जो रेट होता है, रेट ऑफ हैपनिंग द प्रोसेस शुड बी स्लो। जो प्रोसेस हो रही है वो स्लो रेट पे होनी चाहिए। प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट द स्लो रेट, इट शुड नॉट बी फास्ट। सेकंड, सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कहने से हमारा क्या मतलब होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है तीन तरीके के इक्विलिब्रियम उसके पास होने चाहिए। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होती। मीन टू से, अगर ये बॉडी है, अगर हमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो ये हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से उठा दूँ तो ये एक अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा और ऐसी कंडीशन में इसके अंदर एनर्जी है उसे रेट करना मुश्किल होगा। तो पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। दूसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उसका टेम्परेचर, जो बॉडी है जिन्हें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर उन सब बॉडीज का टेम्परेचर है वो सेम रहेगा तो ऐसी कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बॉडीज को तब कहेंगे जब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है विद टाइम। जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और द बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम कहेंगे कि दे आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो। हमारी बॉडी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। साथ ही साथ नो डिसिपेटेटिव फोर्स, कोई भी डिसिपेटेटिव फोर्स जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, इवन दे आर नेसेसरी इविल, ये सब नहीं होनी चाहिए। ये जो होते हैं एनर्जी वेस्ट करते हैं और बॉडी को रिवर्सिबल नहीं होने देते, और इन कंडीशंस में इन डिसिपेटेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी लूज करता है सिस्टम, वो उस एनर्जी को दोबारा रिटेन नहीं कर पाता, दोबारा गेन नहीं कर पाता। इन सब, लेकिन ये सारी प्रोसेस एक्चुअल हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती हैं। हाँ, कुछ आइडियलाइज्ड या उसके लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन सारी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती हैं। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस हैं जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, ऐसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। Process that do not satisfy the condition of reversible process are said to be irreversible process। और जितनी प्रोसेस हम सीखते हैं वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या रीजन होता है कि कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट अ प्रोसेस इज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस? पहला रीजन, जो प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट रेट पे होती है। प्रोसेस गोइंग टू टेक प्लेस एट फास्ट रेट। सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो होता है इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। लाइक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदल सकता है, और साथ साथ उसमें डिसिपेटेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी भी काम कर रही होती हैं, जिस कारण वो रिवर्सिबल नहीं रह पाता है। तो ये सारे रीजन जो होते हैं, लाइक प्रोसेस टेक प्लेस इन फास्ट रेट, सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड डिसिपेटेटिव फोर्स जो कि एक्ट कर रही है बॉडी पर उसे इरिवर्सिबल बना देती हैं। नाउ सम एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। दैट इज स्लो एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन, स्लो एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस होती हैं हमने स्लोली कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें तो हम उन्हें रिटेन कर सकते हैं उनके इनिशियल स्टेज को, तो वो हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम स्प्रिंग को स्लोली एक्सपेंड करें, कंप्रेस करें, स्लोली एक्सपेंड करें, कंप्रेस करें, तो वो भी हमारे पास एक आइडियल गैस का एग्जाम्पल होता है। साथ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है उसको भी हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। साथ साथ एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
प्रोडक्शन ऑफ हीट पैदा होना वायर के अंदर, जब करंट पास होता है इसके अंदर से, तो वो भी एक इरिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ पेपर जलना एक इरिवर्सिबल है। और मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल विद वाटर, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये सारी बातें हमने प्रोसेस के बारे में जानी। इसके बाद हम जाने मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर अगर हम माने m इज द मास ऑफ सॉलिड, l इज द लेटेंट हीट, dq इज इक्वल टू ml। यहाँ पर हम मान चलते हैं नो चेंज इन वॉल्यूम, dv इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी मेल्टिंग के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, जितना था उतना रहता है, dv इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग dq इक्वल टू du प्लस tw। तो यहाँ पर dq इक्वल टू du प्लस tw p dv, dv जो हमारा 0 के बराबर है, 0 हमने किया, तो dq इक्वल टू du। तो टोटल हीट ऑफ द सिस्टम इट यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मतलब पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाती है। बॉइलिंग प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ द सॉलिड एल लेटेंट हीट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग dq इक्वल टू du प्लस tw। और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, du की वैल्यू, और यहाँ पर pdb हमने लिया p b2 माइनस b1। तो du की वैल्यू हमारे पास आती है, हम du की इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें तो p b2 माइनस b1 यहाँ लिया, dq माइनस p b2 b1, और d की वैल्यू हमने रखी du इक्वल टू ml माइनस p b2 माइनस b1 के बराबर हमारे पास एनर्जी निकल के आती है। तो ये सारी बातें आज हमने सीखी। नेक्स्ट टर्म में हम समझेंगे मेयर्स फॉर्मूला और मिक्सिंग ऑफ टू गैस। उस कंडीशन में हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, साथ साथ में मेयर्स फॉर्मूला हमें किस प्रकार से रिलेशन देता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में।